हेलो एवरीवन, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके सॉल्यूशन डिस्कस किए जा रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल 1.12 का। इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए गए हैं उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज हमें डिस्कस करना है एग्जाम्पल 1.12। तो जैसा कि आपके सामने है, इसमें पूछा गया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म किस लिए कहा गया है? इसमें कहा गया इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम कोई भी एक्सिस कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, उसी तरीके से अगर इधर पॉजिटिव वाई होता है तो इधर नेगेटिव वाई होता है। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब इस एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है एंड यूनिफॉर्म, मतलब फिर से ये यूनिफॉर्म ही है विथ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ई का जो वैल्यू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए वही सेम मैग्नीट्यूड होगा किसके लिए? निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए फॉर निगेटिव एक्स। मतलब इधर भी ई का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू इधर भी होगा और दोनों के दोनों यूनिफॉर्म होंगे। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो यूनिफॉर्म होगा, उसका वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। आगे इसमें कहा इट इज गिवन दैट E इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात कर रहा है, जिसमें E का जो वैल्यू है वो 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। आपको मालूम है आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के लिए आता है, और जबकि जेड कैप जो है वो जेड एक्सिस के लिए आता है। सॉरी, जबकि जो के कैप है वो जेड एक्सिस के लिए आता है। और आगे इसमें कहा गया है एंड E इज इक्वल टू -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। यहाँ जो E का मैग्नीट्यूड था वो 200 ही है, बस ये जो माइनस साइन आया है वो आया है इस आई कैप के आगे। इसका मतलब माइनस आने से यह हमें पता चलता है कि जो एक्सिस है वो निगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि आई कैप तो एक्स एक्सिस के ही डिनोट करता है, मगर जैसे इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं तो ये तुरंत बता देगा कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे लिखा भी गया फॉर एक्स लेस देन 0। इसमें आगे दिया गया है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। इसका मतलब एक सिलेंडर है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें यह कहा गया हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, मतलब इसका जो सेंटर होगा सिलेंडर का वो एज अ ओरिजिन की तरह ट्रीट करना है हमें, या फिर यूं कहें कि वो ओरिजिन पर ही है। और इसका जो एक्सिस है एंड इस एक्सिस along the x axis so that one face is at x is equal to plus 10 centimeter and other is at x is equal to minus 10 centimeter। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि हमें सिलेंडर लेना है जिसका जो लेंथ होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा और रेडियस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम सिलेंडर लें तो हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो हम वो सिलेंडर ऐसे वर्टिकली कंसिडर कर सकते हैं या फिर सिलेंडर जो हम ऐसे हॉरिजेंटली कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली है इसमें ये कहा गया है कि जो सेंटर है वो ओरिजिन की तरह होगा, मतलब ये मान लीजिए इसका सेंटर हम कंसिडर कर ले रहे हैं, और इसके लिए अगर हम बात करें तो ये इसका एक्सिस बनेगा जो कि वाई डायरेक्शन में होगा। और जबकि क्वेश्चन में आपसे कहा था कि यहाँ पे जो सिलेंडर का एक्सिस है वो एक्स डायरेक्शन में है, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हमें जो सिलेंडर लेना है वो ये वाले सिचुएशन का लेना है, हॉरिजेंटल लेना है। इसमें पूछा क्या गया है? तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, यानी कि यहाँ पे जो ये सिलेंडर है उसका ये जो वाला पार्ट है इसी को हम नाम देते हैं फ्लैट फेस का। जैसे अगर हम सिलेंडर का बात करें तो चाहे वो हॉरिजेंटली हो चाहे वर्टिकली हो, उसमें टोटल 3 फेस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल शेप, अगर मान लें तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो शेप है इस साइड वाला, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ऐसे,
ये वाला जो है ये इसका फ्लैट शेप होगा, जैसा शेप यहाँ होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए ये वाला जो शेप होगा वो भी उतना ही होगा, यानी कि ये और ये दोनों के दोनों फ्लैट शेप होंगे। और जबकि ये जो पूरा है बीच में ये इसका कर्व शेप होता है। तो टोटल 3 फेस हो गए, एक फेस ये, सेकेंड वाला फेस ये, और ये बीच वाला जो है ये कर्व वाला, यानी कि टोटल एक सिलेंडर में 3 फेस होते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर ए का जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, यानी कि दोनों फ्लैट फेस के लिए आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स के बारे में बताना है। फिर बी नंबर पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर जब आप इस फेस के बारे में बता चुके हैं तो ये जो इसका कर्व वाला है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। फिर सी नंबर पार्ट है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। यहाँ पे सीधे सिलेंडर कहा है, इसका मतलब ये जो आपने फेस लिया था और इसके बाद ये जो साइड लिया था इस पूरे को एक साथ आपको बताना। ये तो सिंपल है कि इसको और इसको अलग अलग हम निकालेंगे ही, इन तीनों को लास्ट में लाके ऐड कर देंगे तो हमें सी नंबर पार्ट का आंसर मिल जाएगा। और डी नंबर पार्ट का आंसर है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। जब आपको पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो वहां पे हम गॉस लॉ यूज कर देंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमें नेट चार्ज भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब पूरा फ्लक्स मालूम रहेगा सिलेंडर के लिए तो नेट चार्ज भी आपको पता चल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में मेन जो है वो क्वेश्चन नंबर ए और बी सॉल्व करना। जैसे ही ए और बी सॉल्व हो जाएगा इन्हीं दोनों वैल्यू का यूज करते हुए हम सी और डी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया था उसे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो ई का वैल्यू दिया गया 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और इसी ई का वैल्यू दिया गया था -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पे जो ई का मैग्नीट्यूड है वो है 200 न्यूटन पर कूलम। यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे जो माइनस साइन लिखा गया है ये सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करता है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें ई का वैल्यू माइनस में नहीं लेना है। क्वेश्चन में सीधे से कहा था कि मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब आप जब भी ई को रखेंगे तो उसका वैल्यू सीधे आप 200 यूज करेंगे। और क्वेश्चन में सीधे बोल के रखा है कि दोनों सिचुएशन में यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी। लेंथ ऑफ सिलेंडर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ज़्यादातर एसआई सिस्टम में ही सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे न्यूटन पर कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट है, इसलिए इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरीके से रेडियस ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चन कहा था उसका फिगर देख लीजिए, ये है, यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ किया गया है जिसमें सिलेंडर को जो रखा गया है वो इसका ओरिजिन हो गया, या फिर यूं कहीं ये सिलेंडर का सेंटर हो गया, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा गया। इधर पॉजिटिव एक्स होगा तो इधर निगेटिव एक्स होगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्स इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर लेना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो 10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जब निगेटिव एक्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, और जब टोटल ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया, और आपको मालूम है अगर हमें रेडियस पता है तो इसका ये जो पार्ट है यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम निकाल सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। आपको भी बताया गया कि ये वाला और ये वाला ये दोनों के दोनों फ्लैट सरफेस होते हैं, और एक सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होते हैं, तो यहाँ पे वही नाम दे दिया गया है। ये आपका फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है, और ये थर्ड सरफेस है, जिसमें जितना इधर का एरिया होगा उतना इधर का एरिया होगा। और एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस होगा कितना, तो ये होगा आपका πr², क्योंकि इधर जो होता है ये सर्कुलर शेप का होता है, तो πr² से हम निकाल लेंगे। πr का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था 5 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट किया गया था, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया 5 × 10⁻⁻2, और इसका स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए स्क्वायर लिख दिया गया। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में चार्ज भी पूछा गया। इसका मतलब हम सीधे गॉस लॉ नहीं यूज कर सकते हैं, पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है उसी का फॉर्मूला यूज करना होगा। डेफिनेशन में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन जो है उसमें बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट में आता है cos थीटा, यानी कि EA cos थीटा। अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है थीटा का, तो थीटा मिलेगा कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और इधर जो जा रहा था वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है
आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया गया था कि एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, चाहे वो 3D शेप में लीजिए, कहने का मतलब 3 डायमेंशनल लीजिए चाहे 2 डायमेंशनल लीजिए, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यहाँ तो ऐसे दिखा दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। एरिया वेक्टर का अगर हम बात करेंगे तो एरिया वेक्टर को लेने के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है हमारा फ्लैट सरफेस, इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सिचुएशन होगा, यानी कि परपेंडिकुलर जो है इधर ही होगा। इसलिए यहाँ पे हमने छोटा सा एरिया का पार्ट लिया है डी ए। ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर फर्स्ट फ्लैट सरफेस का अगर हम बात करेंगे तो इसमें जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका भी परपेंडिकुलर सरफेस पे ऐसे ही बनेगा। याद रहे सरफेस पे परपेंडिकुलर हमेशा होता है एरिया वेक्टर। तो ये 90 डिग्री का सिचुएशन आएगा DA का इस सरफेस के साथ, जबकि E और DA के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर इस थर्ड कर्व सरफेस का बात करें तो थर्ड कर्व सरफेस में E का तो डायरेक्शन वही रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इधर जाना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में इधर जाना है, जबकि जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर ये वाला सिचुएशन होगा। अगर यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट के लिए ये सिचुएशन होगा, तो ये DA जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इस बार E और DA चाहे इधर देखिए चाहे इधर देखिए, इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे E और DA के बीच का एंगल तो पता चल गया। तो सबसे पहले हम बारी बारी से क्वेश्चन A B C को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन A में पूछा गया था कि दोनों फ्लैट सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो फर्स्ट नंबर A नंबर पार्ट में देखिए, यहाँ पे लिखा गया फॉर फर्स्ट फ्लैट सरफेस। यहाँ फिगर में बताया गया था कि फर्स्ट फ्लैट सरफेस हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और लेफ्ट फ्लैट सरफेस, ओरिजिन से इधर राइट होगा, ओरिजिन से इधर लेफ्ट वाला है, इसलिए दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिए। ई का वैल्यू दिया गया है 200 न्यूटन पर कूलम। ई का आपको सीधे मैग्नीट्यूड ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जो एंगल है किसके किसके बीच में, ई और DA के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 का वैल्यू आपको मालूम है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको जो हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है नेट आउटवर्ड फ्लक्स, फाई का फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रल वाला यूज कर लीजिए, या फिर आप सीधे E डॉट ए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जब इंटीग्रल फॉर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल E डॉट DA, और E डॉट DA में जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा E DA cos थीटा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि E और DA सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। E जो है वो यूनिफॉर्म है, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन से यूनिफॉर्म साइन अगर कोई रहे या फिर यूनिफॉर्म टर्म अगर रहे तो उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो ये E बाहर हो गया, इंटीग्रेशन आ गया DA का। इंटीग्रेशन DA को हम A कंसीडर कर ले रहे हैं, यानी कि जो इसका एरिया होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन DA की जगह सीधे A लिख दिया। और A होगा क्या, तो ये होगा एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, जो कि वहाँ पे अभी निकाला गया था कि एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस है कितना। तो पाई आर स्क्वायर से यूज करके यहाँ देखिए एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस पाई आर स्क्वायर से यूज करके ये वैल्यू निकाला गया था। एरिया इसलिए यूनिट इसका मीटर स्क्वायर लिखा गया है, तो ही यहाँ पे पुट कर दिया गया। E का वैल्यू जो है वो 200 हो गया, और इसका एरिया यानी कि A का जो वैल्यू है वो है पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग पाई 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। 200 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻2, इसका मतलब भी 200 है। पाई आपका वैसे ही रह गया, इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 हो जाएगा। अब यहाँ जो है 25 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए तो ये हो गया 50, और 10 के जो पावर है उनको एक साथ सॉल्व करते हैं। तो 10 का पावर है यहाँ पे -4 और यहाँ पे +2, -4 और +2, इसको जब सॉल्व करेंगे होगा तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 10 का पावर -2। अब पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14। आप यहाँ डेसिमल में रख लीजिए कि सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो आप चाहे तो डिवाइड वाला भी रख सकते हैं 22/7, वो आपके ऊपर है। अगर यहाँ पे हम डेसिमल में रख के सीधे इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3.14 का मल्टीप्लाई जैसे ही 50 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 157। ये 10⁻2 ऐसे ही रहा। आपको मालूम है पावर माइनस है, इसका मतलब है हम डिवाइड करेंगे 157 को 100 से डिवाइड करना है। 10 का पावर -2 है, नीचे भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी 100 से। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है जब 10 के मल्टीपल या फिर 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है। एक जीरो इस्तेमाल करेंगे तो डेसिमल यहाँ आएगा, दूसरा जीरो इस्तेमाल करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा फर्स्ट वाले फ्लैट सरफेस से, phi = 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर A का फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया, phi = 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है। अब क्वेश्चन नंबर A में ही
हम सेकेंड फ्लैट सरफेस के लिए बात करेंगे, क्योंकि उसमें दोनों फ्लैट सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। तो फॉर सेकेंड फ्लैट सरफेस, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और राइट फ्लैट सरफेस, यानी कि अभी हमने जो निकाला था वो फर्स्ट वाला इसके लिए निकाल लिया था, अब हम निकालने जा रहे हैं ये वाले सेकेंड फ्लैट सरफेस के लिए। सेम उसी तरीके से जैसे अभी पहले निकाले हैं, ई का वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम और थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो फिर से सब कुछ प्रोसेस इसी जैसा ही यहाँ पर भी होगा। नेट आउटवर्ड फ्लक्स फाई का फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा से थीटा 0 हो गया, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रल डी ए का वैल्यू हमने ए कंसीडर किया था और ए का वैल्यू है कितना, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सेम वही टर्म है जो यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे फिर से इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं, आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि फर्स्ट वाले फ्लैट सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इतना होगा, सेकेंड वाले फ्लैट सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इतना होगा। अब इसकी जो बी नंबर क्वेश्चन इसमें जो बी नंबर क्वेश्चन था, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर, मतलब जो कर्व सरफेस है उससे पूछा गया था। तो कर्व सरफेस के लिए आपको दिखाया गया था फिगर में कि एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है, तो सिंस एंगल बिटवीन ई एंड डी ए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों साइड के लिए चाहे ई आप पॉजिटिव एक्स के साथ लीजिए चाहे निगेटिव एक्स के साथ लीजिए, डी ए ऊपर आया था तो इधर भी 90 बनेगा इधर भी 90 बनेगा, इसलिए यहाँ दिखा दिया गया बोथ साइड्स। तो नेट फ्लक्स होगा कितना, आपको मालूम है कि cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तो जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू सरफेस, जो यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं उसी के नंबर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो या तो इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स में या तो निगेटिव एक्स में, तो जो भी इमेजिनरी सरफेस आप लगाएंगे वो इधर लगाएंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। आप अगर सरफेस ऊपर की तरफ लगा देंगे, ऊपर से कोई लाइन जब पास होगा ही नहीं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आएगा कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऊपर है ही नहीं तो इससे कोई लाइन नहीं पास होगा। तो यहाँ से आप फिगर से भी देख के आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू आ गया इसके लिए 0 हो गया। अब ए और बी पता चल गया तो सी नंबर क्वेश्चन आसान है। सी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, यानी कि पूरे सिलेंडर के लिए आपको फ्लक्स का वैल्यू बताना था। तो पूरे सिलेंडर के लिए फ्लक्स का वैल्यू, एक फ्लक्स लेफ्ट साइड के लिए एक फ्लक्स राइट साइड के लिए, यानी ये दोनों फ्लैट सरफेस वाले हो गए, और तीसरा जो है वो कर्व सरफेस के लिए था। तो इसमें जो वैल्यू आया था 1.57 दोनों को रख दिया गया, और ये कर्व सरफेस का जो यहाँ पे निकाला गया वो 0 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉरी ये जो 0 है दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये सी नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। और जो लास्ट इसमें पूछा गया था नेट चार्ज विद इन द क्यूब, यानी क्यूब के अंदर नेट चार्ज है कितना, तो गॉस लॉ यूज कर दीजिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल पता चल चुका है सिलेंडर के लिए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू है क्या, तो क्यू जो है वो हमें चार्ज निकालना है, यानी कि जो क्यूब के अंदर या फिर यूं कहें जो सिलेंडर है, यहाँ क्यूब नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे हमें सिलेंडर लिखना था, नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर ये होगा कितना, तो क्यू का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, फाई ई का वैल्यू 3.14, फाई ई है क्या तो यहाँ बता दिएगा, फाई ई जो है वो नेट फ्लक्स है थ्रू सिलेंडर, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। तो यही था आपका एग्जाम्पल नंबर 1.12। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लास्ट एग्जाम्पल 1.13।